प्रदेश भर में 2 हफ्ते से ज्यादा के समय से क्लर्क हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतन 35,400 कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर क्लर्क एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के बीच बैठक हुई, जो कि बैठक बेनतीजा रही। वहीं क्लर्क बैठक के बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन को और तेजी से करने की बात कर रहे हैं। अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे प्रदेश भर के क्लर्कों और सरकार के बीच बैठक हुई। सरकार और क्लर्कों के बीच ये बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और सीएम के ओएसडी मौजूद रहे, लेकिन क्लर्क एसोसिएशन के साथ वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद क्लर्क एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। क्लर्कों का कहना है कि वे किसी भी तरह के बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग वेतन 35,400 करने की है और जब तक सरकार की तरफ से उनकी मांग पूरी नहीं की जाती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज से वो प्रदेश स्तर की हड़ताल का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि भविष्य में उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वो इसके लिए तैयार है। हम अपने आंकड़े लेकर खड़े हैं। आप बिजली बोर्ड के क्लर्क को क्या दे रहे हैं, आप कोर्ट के क्लर्क को क्या दे रहे हैं। हम अपने आंकड़े लेकर खड़े, नए पुराने सारे। हम अपनी मांग को जस्टिफाई करने के लिए नई पुरानी सारी बातें कह रहे हैं। उसके आधार पर हमारी मांग कैसे जस्टिफाई है। सरकार डिनाई करे ना कि आपकी सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, हम दे नहीं पाएंगे, टेक्निकल है, 1.5 लाख लोगों का है, फला है, अला है। सरकार ये बताए ना हमारी मांग गलत कैसे है। सरकार हमारी मांग को तर्क के आधार पर गलत साबित करेगी तो आगे देखेंगे। सरकार कह रही है कि फिर बैठेंगे तो हमें बैठने में, हम वार्ता की मेज छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सरकार धरना कंटिन्यू रहेगा और आज बैठ करके आगे की रणनीति बनाकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी 13 जुलाई को सरकार के साथ क्लर्कों की बैठक की गई थी। ये बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद से अब तक लगातार क्लर्कों का आंदोलन जारी है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्लर्कों का आंदोलन आगे क्या रुख लेता है। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किए गए ज्ञानव्यापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि बज्जू खाना को छोड़कर पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू डैम को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। क्या था उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है। अब एएसआई जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर, उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। मतलब एएसआई अब पूरी जो प्रीमाइसेस है उसका सर्वे करेगा। बिल्कुल 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 एएसआई अब पूरा जो है कार्बन डेटिंग को लेकर जज साहब ने क्या कहा? कार्बन डेटिंग को लेकर भी जज साहब ने काफी चीजें कही, उसको कैसे देखते हैं? कार्बन डेटिंग का नहीं यह मामला था, वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हालांकि इसका विवाद तब बढ़ा जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रदेश भर में 2 हफ्ते से ज्यादा के समय से क्लर्क हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतन 35,400 कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर क्लर्क एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के बीच बैठक हुई, जो कि बैठक बेनतीजा रही। वहीं क्लर्क बैठक के बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन को और तेजी से करने की बात कर रहे हैं। अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे प्रदेश भर के क्लर्कों और सरकार के बीच बैठक हुई। सरकार और क्लर्कों के बीच ये बैठक बेनतीजा रही।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और सीएम के ओएसडी मौजूद रहे, लेकिन क्लर्क एसोसिएशन के साथ वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद क्लर्क एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। क्लर्कों का कहना है कि वे किसी भी तरह के बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी मांग वेतन 35,400 करने की है और जब तक सरकार की तरफ से उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज से वो प्रदेश स्तर की हड़ताल का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि भविष्य में उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वो इसके लिए तैयार है। हम अपने आंकड़े लेकर खड़े हैं। आप बिजली बोर्ड के कलर को क्या दे रहे हैं, आप कोर्ट के कलर को क्या दे रहे हैं, हम अपने आंकड़े लेकर खड़े हैं, नए पुराने सारे। हम अपनी मांग को जस्टिफाई करने के लिए नई पुरानी सारी बातें कह रहे हैं। उसके आधार पर हमारी मांग कैसे जस्टिफाई है, सरकार डिनाई करे ना कि आपकी सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, हम दे नहीं पाएंगे, टेक्निकल है, 1.5 लाख लोगों का है, फला है, अला है। सरकार ये बताए ना हमारी मांग गलत कैसे है। सरकार हमारी मांग को तर्क के आधार पर गलत साबित करेगी तो आगे देखेंगे। सरकार कह रही है कि फिर बैठेंगे तो हमें बैठने में, हम वार्ता की मेज छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सरकार धरना कंटिन्यू रहेगा और आज बैठ करके आगे की रणनीति बनाकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी 13 जुलाई को सरकार के साथ क्लर्कों की बैठक की गई थी। ये बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद से अब तक लगातार क्लर्कों का आंदोलन जारी है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्लर्कों का आंदोलन आगे क्या रुख लेता है। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर 10 दिनों में जवाब देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। शुक्रवार को सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी एक संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए और मॉनसून सत्र भी निकला जा रहा है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले में जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। सिंघवी ने राहुल के लिए अंतरिम राहत की मांग भी की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को राहत मिलती है या उनकी सजा बरकरार रहती है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स का टिकट मिलने पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें पहलवान साक्षी मलिक की भी एंट्री हुई है। साक्षी मलिक ने साफ कहा कि ये ऑफर उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि आज तक वो बिना ट्रायल के किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनी है और न ही आगे बनेंगी। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल में छूट देने को लेकर साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के पैनल के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। साक्षी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने एशियन गेम्स में सीधे नाम भेजकर पहलवानों की एकता को तोड़ने का काम किया।
मैं न कभी बिना ट्रायल खेलने गई हूं और न ही इसका समर्थन करती हूं। वहीं एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हमने एडहॉक कमेटी से समय मांगा था ताकि हमारा ट्रायल 10 अगस्त के बाद करवाया जाए, क्योंकि हम ट्रेनिंग करने में असमर्थ थे। उसके बाद उन्होंने हमें समय देते हुए एक पत्र भेजा। यही वजह है कि हम ट्रेनिंग के लिए बाहर आए। हालांकि मुझे सरकार से फोन आया था और मुझसे एक मेल भेजने के लिए कहा गया ताकि मेरा नाम भी भेजा जा सके। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सीधे प्रवेश नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं बिना ट्रायल के किसी भी टूर्नामेंट में नहीं गई हूँ और न ही भविष्य में कभी ऐसा करूँ। देखो, हमने एडहॉक कमेटी से समय मांगा था ट्रायल्स को कि हमारी आगे ली जाएं और 10 अगस्त के बाद हमारी ट्रायल्स ली जाएं, क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने समय देने के अकॉर्डिंग ही लेटर भी लिख के दिया कि आपको ठीक है, हम समय देते हैं, और इसीलिए हम बाहर ट्रेनिंग के लिए आए थे। लेकिन मुझे 3-4 दिन से पता चला कि फोन आया सरकार की तरफ से कि हम उन दोनों का तो डायरेक्ट नाम कर रहे हैं एशियन गेम्स के लिए, और आप भी मेल कर दो और आपका भी कर देंगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया इस चीज को लेकर कि मुझे डायरेक्ट नहीं एंट्री चाहिए। ना तो आज तक मैं बिना ट्रायल्स के कभी भी कोई टूर्नामेंट में गई हूँ और ना ही मैं आगे जाऊंगी, इसलिए इसको लेके मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। पहलवान साक्षी मलिक से पहले भी कई जूनियर खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हम 1 साल से मेहनत कर रहे थे लेकिन हमें इसका इनाम नहीं मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने इस फैसले में कोई बदलाव करेगी। क्या इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए अफसर के कोई दरवाजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका का दौरा कर लौट चुके हैं। वहां उन्होंने कई बड़े करार देश हित में किए। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई बड़े करार भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस दौरे से लौटने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत पहुंचे। इस दौरान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय मुलाकात की और दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकार करने के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने विक्रमसिंघे को कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर शुभकामनाएं दी है। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौती से भरा रहा है। एक करीबी दोस्त होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इस चुनौती का सामना किया, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी आगे कहते नजर आए कि हमारा मानना है कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा और विकास से एक दूसरे से जुड़े हैं और इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। मैं राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध हमारी सभ्यताओं की तरह ही प्राचीन भी हैं, व्यापक भी हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय,
क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। रनिल विक्रमसिंघे ने इस दौरे के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा और यूपीआई सहित कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में उनके राष्ट्रपति का भारत में दौरा हुआ है। देखने वाली बात है कि श्रीलंका को इस दौरे से कितना लाभ मिलता है। साथ साथ रनिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है। पुलिस ने ममता बनर्जी के घर के बाहर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो ममता बनर्जी के घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। वहीं गिरफ्तार किए गए शख्स से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। एक व्यक्ति कार लेकर ममता के कालीघाट स्थित घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति की कार से एक बंदूक, एक चाकू और गांजा बरामद किया गया। घटना के वक्त ममता बनर्जी घर पर मौजूद थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने बताया कि आरोपी की कार पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। उसके पास बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों के कई आई कार्ड भी मिले हैं। आरोपी का कहना था कि वो सीएम से मिलने आया था। वहीं कमिश्नर का कहना है कि आरोपी बेतुकी बातें कर रहा था। ये एक गंभीर मुद्दा है। हम आरोपी का असली उद्देश्य पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। घटना के कुछ देर बाद ही ममता बनर्जी शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाली थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य भर से हजारों टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे थे। ये कार्यक्रम 1993 में पुलिस की फायरिंग में जान गंवाने वाले 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में मनाया जाता है। वहीं कोलकाता पुलिस इस मामले में पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि पकड़े गए शख्स के असल में मंसूबे क्या थे। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर शख्स ममता बनर्जी के घर में घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा था। मणिपुर में पिछले काफी समय से हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और अब इसी बीच 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का जो मामला सामने आया उसके बाद से देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं लोकसभा में जब सदन की कार्यवाही चली तो 2 दिनों तक काफी हंगामा भी सदन में देखने को मिला, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का मामला सामने आने के बाद माहौल और भी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यह घटना सामने आने के बाद देश भर में लोगों ने सड़कों पर उतर करके अपना विरोध जताया। वहीं इस बीच मानसून सत्र के दूसरे दिन मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और स्थिति को समझते हुए पीएम ने खुद कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरता पूर्वक ले। वहीं इसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस घटना ने देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार किया है। मेरा दिल पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मैं हर राज्य की सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है
क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 3 महीने का समय हो चुका है। मणिपुर इसी तरह से हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, लेकिन कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब देखना होगा, जब ये मामला सामने आया, इसके बाद देश भर में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए क्या कुछ कोई ठोस कदम वहां पर उठाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। सिरसा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार सभी जो नाले हैं, खास तौर पर अगर बात करें तो रंगोई नाला सिरसा के लिए आफत बनता जा रहा है। लगातार कई जगहों से रंगोई नाला टूटा है, जिसको मजबूत करने के लिए ग्रामीण लगातार अपना श्रम दे रहे हैं, श्रमदान दे रहे हैं। मशीनरी सरकारी अपने स्तर पर काम कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसके बराबर ही ये जो सड़क है वो सिरसा में प्रवेश करती है। इसी के माध्यम से सिरसा शहर में आया जा सकता है। और यह सड़क कल तक खुली थी, कल रात तक चल रही थी, लेकिन आज एक जगह से रंगोई नाले में एक दरार आई, जिसके बाद सारा जो पानी है वो खेतों के माध्यम से, खेतों के रास्ते, खेतों को जलमग्न करते हुए पूरे रोड पर आ गया है। और अब यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सड़क जो है वो पानी से लबालब है और यही पानी जो है वो आगे बढ़ेगा शहर की तरफ। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि खेत तो डूब रहे हैं, आबादी तक पानी न पहुंचे, इस बात की कवायद लगातार प्रशासन कर रहा है। सिरसा प्रशासन इसी जुगत में है कि जो पानी है उसे खेतों तक ही रोक दिया जाए। रंगोई नाला जहां जहां से टूट रहा है उसे वहां बांधा जा रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर प्रयासरत है, ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयासरत है। और एक और प्रशासन की ओर से 2 अस्थायी बांध जो है वो बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने यह आदेश जारी किए हैं। बाजेका के नजदीक एक अस्थायी बांध बनाया जाएगा ताकि शहर में जाने से पानी को रोका जा सके। दूसरी ओर एक बांध अस्थायी रूप से और बनाया जाएगा जो कि सिकंदरपुर और फूलका वाली रोड पर होगा। तो ऐसे में लगातार कोशिश है कि किस प्रकार से जो है बांध बनाया जाए, अस्थायी बांध बनाए जाए और इस पानी को रोका जा सके। लगातार लोग जो है वो इस जल भराव को देख रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, ग्रामीणों को भी सहयोग दिया जा रहा है, सरकारी मशीनरी अपने स्तर पर प्रयास रहे। अब यह रोड जो है वो पानी की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, लोगों को रोका जा रहा है, उनकी आवाजाही रोकी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से जो है आबादी तक पानी न पहुंचे, खेत जलमग्न हो गए लेकिन आबादी पानी से बची रहे, क्योंकि तमाम शहर में अगर पानी घुसता है तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। यही कोशिश है प्रशासन की भी किसी रूप में जो इस पानी का भराव है वो रोका जा सके। काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। कल तक ये रोड चल रही थी, आज ये रंगोई नाला जो यहाँ से टूटा है और इस वजह से परेशानी बढ़ी है, क्या कहते हैं? जी नेचुरली है कि परेशानी तो बड़ी है, प्राकृतिक प्रकोप है ये। इसमें आम जनमानस कुछ नहीं कर पाता। प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौकस है, प्रशासन भी चौकस है और गांव के लोग, दोनों तरफ के गांव के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और बचाव परमात्मा की कृपा से अभी मेरी भी किसी अधिकारी से बात हुई है कि आज शाम तक पानी कम होने के पूरे चांस हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से जो
फसल नष्ट हो गई, वो तो होगी प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, लेकिन पिता परमात्मा अपनी कृपा बरसाएंगे और सब ठीक ठाक रहेगा। लोगों को उम्मीद यही है कि परमात्मा की कृपा होगी और यह जो जल भराव है वो किसी रूप में रुकेगा। सिरसा शहर जो है वो बाढ़ से बचा रहेगा, सिरसा शहर में पानी का प्रवेश नहीं हो सकेगा, ऐसी उम्मीद अभी भी लोगों को है और प्रशासन अपने स्तर पर तमाम प्रबंध कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 अस्थायी बंधे बनाए गए हैं, उनके लिए जिलाधीश पार्थ गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी रूप में भी जो है वो शहर में पानी न घुस सके। एक और भी जो बड़ी चुनौती है वो उभर कर सामने आ रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है केलरिया गांव में वो ओवरफ्लो हो रहा है। उसको वो कई जगह से पहले 4 दिन पहले उसमें लीकेज आई थी जिसे हमने दिखाया भी था। अब किसी रूप में उसकी जो है ओवरफ्लो को रोका जाए, उसे बंद होने से रोका जा सके, जो शहर की सीवरेज व्यवस्था है वो चौपट ना हो जाए, क्योंकि पानी यहाँ रुकेगा और उसके बाद जो है अगर सीवरेज बैक मारने लगा तो सारे शहर में ही संकट खड़ा हो जाएगा। तमाम जो रंगोई नाले की बात करें, घग्गर है वो ओवरफ्लो है, संकट तो बढ़ रहा है, कहीं सीवरेज व्यवस्था भी रुक गई तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसके लिए भी प्रशासन लगातार सतर्क है। पानी की सप्लाई एक टाइम की गई है, उसे किसी रूप में आधा किया गया है ताकि लोग कम से कम पानी का बिखराव करें, कम से पानी का इस्तेमाल कम हो, इसकी कोशिश है और अपील भी यही है। अपने सहयोगी विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा।